नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निखिल सिंह और न्यूज नाइट में आज बात होगी कर्नाटक के चुनावों के नतीजों की। आपको विस्तार से बताएंगे कि क्या है इन परिणामों के मायने, साथ ही ये भी दिखाएंगे कि सियासी गुणा गणित किस तरह से वोटों में तब्दील हुआ और क्या रहे चुनावी आंकड़े। बात यूपी के निकाय चुनावों में बीजेपी के बम्पर जीत की भी होगी, जहां नगर निगम की सभी 17 सीटें बीजेपी ने जीत ली। यूपी के नतीजे क्या इशारा करते हैं, इस पर भी बात होगी। इसके अलावा भी होगी देश दुनिया की हर जरूरी खबर। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। कर्नाटक विधानसभा चुनावों में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत। 136 सीटों पर कांग्रेस, 64 पर बीजेपी, 20 पर जेडीएस ने की जीत दर्ज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर कांग्रेस को दी शुभकामनाएं। कर्नाटक का मुख्यमंत्री कौन? कांग्रेस में शुरू हुआ कयासों का दौर। डीके शिवकुमार और सिद्धारमैया के बीच रेस। पार्टी ने कहा विधायक दल की बैठक और हाईकमान की मुहर के बाद तय होगा नेता। लोकसभा चुनावों में मुख्यमंत्री बसवराज ने जनादेश को स्वीकार किया। लोकसभा चुनावों में करेंगे वापसी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा स्थानीय मुद्दों और गरीबों की हुई जीत। उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनावों में भाजपा की चौतरफा जीत। प्रदेश के सभी 17 नगर निगम में खिला कमल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया ऐतिहासिक। नगर पालिका और नगर पंचायत में भाजपा का दमदार प्रदर्शन। मतगणना का काम है जारी, अंतिम नतीजों का इंतजार। उत्तर प्रदेश विधानसभा उपचुनावों में भाजपा की सहयोगी अपना दल के उम्मीदवारों को रामपुर की स्वार और मिर्जापुर की 96 सीट पर मिली जीत। ओडिशा की झारसुगुड़ा सीट पर बीजेपी का कब्जा रहा बरकरार। जालंधर लोकसभा उपचुनाव में आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी को मिली जीत। लोकसभा में खुला खाता। चक्रवाती तूफान मोका बांग्लादेश और म्यांमार की ओर बढ़ा। दक्षिण पूर्वी बांग्लादेश के तटीय इलाके में रविवार को टकराने की उम्मीद। कॉक्स बाजार का हवाई अड्डा एहतियातन किया गया बंद। 175 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की उम्मीद। और आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स और पंजाब किंग्स आमने सामने। दिल्ली ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का लिया फैसला। आज के पहले मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 7 विकेट से हराकर चौथे स्थान पर की वापसी। तो न्यूज नाइट में सबसे पहले बात कर्नाटक के चुनावों की। कर्नाटक के लोगों ने एक बार फिर उस परंपरा का निर्वाह किया है जिसके तहत वो बीजेपी और कांग्रेस को बारी बारी से सत्ता सौंपते हैं। नतीजा सबके सामने है। कांग्रेस को कर्नाटक में स्पष्ट बहुमत मिला है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है। 224 सीटों पर आए रुझानों में शुरुआत से ही कांग्रेस ने बढ़त बनाए रखी। दोपहर तक तस्वीर साफ हो चुकी थी। कांग्रेस ने बहुमत के आंकड़े 113 को पार कर लिया, जिसके बाद वे सभी आशंकाएं पीछे छूट गईं, जिसमें त्रिशंकु विधानसभा के कयास लगाए जा रहे थे। स्पष्ट बहुमत के रुझानों की ओर बढ़ती कांग्रेस के कार्यकर्ता जीत का जश्न मनाने पार्टी मुख्यालय पर बेंगलुरु से दिल्ली तक जमा होने लगे। मैसूरू में सिद्धारमैया तो कर्नाटक कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष डीके शिवकुमार बेंगलुरु में अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाते नजर आए। उन्होंने इसे पार्टी की सामूहिक जीत बताई और कहा कि वे मिलकर काम करेंगे। I credit my party cadres and all my leaders. They have worked hard. People have exposed faith in us. The leaders have supported us. It is a collective leadership, and we have jointly worked. I have said in the beginning, joining together is the beginning. On the day I took the oath, thinking together is the progress, working together is the success. That is what I said on the day.
वहीं सत्ताधारी भाजपा 2018 का प्रदर्शन दोहरा न सकी। भाजपा के खाते में उस वक्त 104 सीट आई थी, जबकि मुख्यमंत्री बसवराज बोमई अपने निर्वाचन क्षेत्र शिग्गांव में रुझानों पर करीब से नजर बनाए रहे। बसवराज ने अपने निर्वाचन क्षेत्र में चौथी बार जीत हासिल की है। हालांकि पार्टी के पक्ष में 70 से भी कम सीटों के रुझान आने पर बोमई ने जनादेश स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि नतीजों का विस्तार से विश्लेषण कर कमियों पर काम किया जाएगा और उम्मीद जताई कि आगामी लोकसभा चुनाव में पार्टी दमदार तरीके से वापसी करेगी। कांग्रेस हैज एबल टू मेक द मार्क एंड we'll do the detailed analysis once all the results come, because there all trends are there now. Once the results come, we will do the detailed analysis, and as a political party and as a national political party, we will not only analyze and we will see that what are the gaps and what are the deficiencies were there and at different levels. We will look into that and improve upon it, and we will take this result in our stride, and we will go ahead and reorganize the party and come back during Lok Sabha election. कर्नाटक में कांग्रेस की जीत के बाद अब चर्चा इस बात पर होने लगी है कि राज्य का मुख्यमंत्री कौन होगा, डीके शिव कुमार या सिद्धारमैया। बयानबाजी और कयासों का दौर जारी है, लेकिन तय नवनिर्वाचित विधायकों और कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व को करना है। रविवार को कांग्रेस विधायक दल की बैठक होगी। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जनता की जीत बताते हुए कहा कि पार्टी अपने प्रक्रिया के तहत मुख्यमंत्री चुनने का काम करेगी। हमारे पास एक प्रोसीजर होता है कि कहीं भी राज्य में कभी भी इलेक्शंस होते हैं तो हम लोग उस एक प्रोसीजर के तहत ही करते हैं। यहाँ के एमएलएस की मीटिंग बुलाते हैं, ऑब्जर्वर सेंट्रल ऑब्जर्वर जाते हैं, जाने के बाद वहाँ का जो ओपिनियन आएगा, जो कंसेंसस बनेगा, वो हाईकमांड को बताएंगे। हम लोग उसमें सभी रहेंगे, राहुल जी रहेंगे, सभी लोग मिलके निर्णय वो लेंगे। वो बाद में की बात है, अब यही ठहरे ठहरे ऐसा निर्णय कोई भी नहीं लेता। कांग्रेस की जीत के साथ कर्नाटक विधानसभा चुनाव का वह रिवाज भी कायम रहा जिसके तहत साल 1985 के बाद कोई भी सत्ताधारी दल वापसी नहीं कर पाया है। 4 दशक से राज्य की जनता ने हर 5 साल में सत्ता की कमान दूसरे दल को सौंप दी है। बेंगलुरु से आयशा खानूम और शैलेंद्र मिश्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और सुबह रुझान मिलने के साथ ही पार्टियों के दफ्तरों पर हलचल बढ़ने लगी। कर्नाटक की जीत पर कांग्रेस में बेंगलुरु से लेकर दिल्ली तक के उनके दफ्तर में जमकर जश्न मनाया गया। कांग्रेस ने जहां जनता से किए गए वादे निभाने की बात कही है, वहीं बीजेपी ने सदाशयता और बड़ा दिल दिखाते हुए कांग्रेस को जीत के लिए बधाई दी। कर्नाटक चुनाव में मुख्य मुकाबला भाजपा कांग्रेस के बीच था, लेकिन इन चुनाव में क्षेत्रीय दल जेडीएस को भी नुकसान हुआ है। मैसूरू का क्षेत्र जेडीएस का गढ़ माना जाता रहा है। इस बार जेडीएस को कुल 20 सीटें ही हासिल हुई हैं, जबकि पिछले विधानसभा में उसे 37 सीट मिली थी। वहीं वोट शेयर की बात करें तो 13.30% के मुकाबले साल 2018 में ये आंकड़ा 18.36% का था। इसका सीधा फायदा कांग्रेस को मिला और विश्लेषक मान रहे हैं कि जेडीएस के वोटरों ने मैसूरू क्षेत्र में कांग्रेस को जमकर सपोर्ट किया। वहीं कांग्रेस इस जीत से पूरी तरह से गदगद है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस जीत को गरीबों की जीत करार दिया। वहीं उन्होंने कहा कि पहली कैबिनेट में ही कांग्रेस अपनी गारंटियों को अमल में लाएगी। मैंने अपने भाषण में कहा, खारगे जी ने भाषण में कहा, सब नेताओं ने भाषण में कहा था कि हमारे 5 वायदे हैं, हम इन वायदों को पहले दिन पहली कैबिनेट मीटिंग में पूरा करेंगे। कांग्रेस की जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुभकामना दी। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की जीत पर बधाई। लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए मेरी बहुत शुभकामना। वहीं प्रधानमंत्री ने एक अन्य ट्वीट में भाजपा कार्यकर्ताओं को भी धन्यवाद दिया। उन्होंने लिखा कि कर्नाटक चुनाव में जिसने भी समर्थन दिया उनका धन्यवाद। मैं भाजपा कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत की सराहना करता हूं। हम कर्नाटक की सेवा आने वाले समय में अधिक जोश के साथ करेंगे।
पार्टी के वरिष्ठ नेता और लिंगायत समुदाय में अपनी पकड़ रखने वाले वीएस येदियुरप्पा ने पार्टी कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाया और धैर्य बनाए रखने की अपील की। Victory and defeat are not new to Bharatiya Janata Party. Started with only 2 seats. BJP has grown to form the government in the state on its own strength. Party workers need not to be panicked by these results. We'll introspect about the party's setback. We'll give all cooperation for the development of the state. I respectfully accept this verdict of the people of the state. I want to thank the voters of the Karnataka state. भाजपा के आईटी सेल के प्रमुख और पार्टी नेता अमित मालवीय ने भी मत प्रतिशत को लेकर संतोष जताया। उन्होंने एक ट्वीट में लिखा कि कर्नाटक में भाजपा का प्रदर्शन भले ही कम है रहा है, लेकिन बाहर नहीं है। 2018 और 2023 विधानसभा के मत प्रतिशत पर नजर डालें तो भाजपा का मत प्रतिशत 2018 के 36.2% से 2023 में 35.8% रहा, यानी 0.4% की मामूली कमी। वहीं कांग्रेस को 38.1% के मुकाबले 42.9% मत प्रतिशत हासिल हुआ है, यानी 4.8% की बढ़त। वहीं जेडीएस को 18.3% के मुकाबले 13.4% मत प्रतिशत हासिल हुआ है, यानी 4.9% का नुकसान। कांग्रेस को ओल्ड मैसूरू क्षेत्र में बड़ा लाभ हुआ। उन्होंने कांग्रेस से चुटकी भी ली। ट्वीट में लिखा कि आश्चर्यजनक है कि इस बार कांग्रेस में से किसी ने भी ईवीएम को दोष नहीं दिया। वहीं कांग्रेस ने अपनी जीत का श्रेय राज्य स्तर पर पार्टी के अंदर बेहतर समन्वय, क्षेत्रीय मुद्दों के साथ जनता के बीच में पैठ बनाने को दिया। बेंगलुरु से नीरज सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो कर्नाटक में इस जीत के क्या मायने रहे हैं और किस तरह से जो चुनावी गुणा गणित है ये किस तरह से दरअसल वोटों में तब्दील हुआ, ये भी समझने की जरूरत है। सबसे पहले हम आपको बता दें कि 2018 से 2023 के बीच में क्या कुछ अंतर रहा। अगर 2018 की बात करें तो भाजपा को 104 सीटों पर जीत मिली थी और उसका मत प्रतिशत जो था वो 36.22% था, और उसके बाद कांग्रेस को 80 सीटें मिली थी, उसे 38.04 मत प्रतिशत उसका था। और उसके साथ ही साथ जनता दल एस 37 सीटों पर विजय हासिल की थी, उसने जीत हासिल की थी। 18.36% वोट उसको मिले थे। निर्दलीय 3 मिले थे जिन्हें 7.38% उनका मत प्रतिशत था। यह था 2018 की बात, यानी बीजेपी 104 के साथ लीड किया था और उसने सरकार बनाई थी। जब यह मत प्रतिशत बदला और जब 2023 में जब चुनाव पलटा तो किस तरह से आया यह भी समझने की जरूरत है। 2023 में भाजपा 64 सीटों पर आ गई, यानी कि ये 104 से 64 40 सीटों का नुकसान बीजेपी को हुआ, और उसके साथ ही साथ मत प्रतिशत घटकर 35.90, मात्र थोड़ा सा इसमें कमी हुई है। यानी कि जो मत प्रतिशत है यह समझने की जरूरत है कि बीजेपी का मत प्रतिशत लगभग उतना ही रहा। 36.02 पिछली बार मिले थे और इस बार 35.90 का मत प्रतिशत मिला है, तो लगभग 36% के आसपास पिछली बार भी थी, इस बार भी रही है। लेकिन जो सीटों में अंतर आया है वो 40 सीटों का अंतर आ गया है, क्योंकि कांग्रेस ने अच्छा खासा गेन किया है। 43% मत उसको मिले हैं, 136 सीटें मिली हैं और 56 सीटों की बढ़त उसको मिल गई है। ये जो 5% कम से कम जो मत प्रतिशत गया है कांग्रेस के झोली में, वो कहां से गया है यह समझा जा सकता है। वो जेडीएस की तरफ से गया है जो 19 सीटों पर सिमट गई है। 18 सीटों का उसको नुकसान हुआ है। पिछली बार 37 सीटें उसको मिली थी और 13.30 मत प्रतिशत उसका रह गया, जो कि पिछली बार 18 कुछ था, 18 से ज्यादा मत प्रतिशत था। तो यह समझने की जरूरत है कि यह वोट जो है वो ऐसा लगता है कि काफी कुछ कांग्रेस के पास ट्रांसफर हुए हैं। अब अगर हम क्षेत्रवार आंकड़े देखें और देखें कि किस जगह पर किस तरह का परफॉर्मेंस दोनों पार्टियों ने किया है, तो मुंबई कर्नाटक की बात करें 2018 में कांग्रेस ने 17 सीटें जीती थी, बीजेपी ने 30 सीटें जीती थी, जेडीएस ने 2। और इस बार की अगर बात करें तो इसमें मुंबई कर्नाटक में 16 सीटों का फायदा हुआ है कांग्रेस को। उसको
33 सीटें मिली हैं, जो कि पिछली बार 17 सीटें मिली थी। भाजपा को 14 सीटों का नुकसान हुआ है, 16 सीटें उसको मिली हैं, और जनता दल एस को 1 सीट मिली है, पिछली बार उसको 2 सीटें मिली थी, तो 1 सीट का नुकसान है। इसी तरह से अगर हैदराबाद कर्नाटक की बात करें तो 31 सीटें हैं वहां पर टोटल, जिसमें से 15 सीटें कांग्रेस को मिली थी, इस बार 19 सीटें मिली और 4 सीटों का उसको फायदा हुआ। भाजपा 12 सीटें उसको मिली थी, इस बार केवल 9 रह गई, और जेडीएस 4 सीटें उसको मिली थी और इस बार केवल 2 सीटें रह गई। इसी तरह से अगर मध्य कर्नाटक की बात करें तो 35 सीटें हैं मध्य कर्नाटक में, जिसमें से कांग्रेस को 11 सीटें पिछली बार मिली थी, इस बार 26 सीटें मिली। जबरदस्त जो सारा जिसको कहते हैं कि फोकस था वो मध्य कर्नाटक में था और 26 सीटों का इजाफा हुआ, और 26 सीटों के साथ ही में 15 सीटों का इजाफा उसको हुआ। कांग्रेस को इजाफा हुआ तो बीजेपी ने वहां पर जबरदस्त लूज भी किया। 24 सीटें पिछली बार मिली थी, इस बार 6 सीटें महज, यानी 18 सीटें लूज की। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से इस क्षेत्र में कांग्रेस ने 15 सीटें गेन की, जबकि बीजेपी ने 18 सीटें ये मध्य कर्नाटक में लूज कर दी, और जेडीएस जो है वो 0 पर आ गया, उसके पास 2 सीटें थी। इसी तरह से अगर तटीय कर्नाटक की बात करें तो 21 सीटें यहां पर, 3 सीटें कांग्रेस को मिली थी, 5 सीटों की बढ़त के साथ इस बार 8 सीटों पर उसने विजय दर्ज की। 18 सीटें तटीय कर्नाटक से बीजेपी को मिली थी पिछली बार, इस बार महज 12 मिली, 6 सीटों का नुकसान उसको यहां से भी होता हुआ दिख रहा है। 1 सीट जरूर जेडीएस को यहां से मिल गई। अगर दक्षिण कर्नाटक की बात करें तो 55 सीटें, बहुत बड़ा क्षेत्र है ये, 55 सीटें यहां पर थी, 17 सीटें कांग्रेस को मिली थी और इस बार 34 सीटें उसको मिली, यानी कि 17 ही सीटें, दुगने का फायदा कांग्रेस को यहां पर हुआ। बड़ा एक मार्जिन उसने गेन किया। 9 सीटें बीजेपी को मिली थी, इस बार 5 सीटें रह गई और 4 सीटों का उसको नुकसान हुआ। सबसे बात समझने की है कि यह जो इलाका था ये जेडीएस का गढ़ कहा जाता था। यहां पर जेडीएस ने सबसे ज्यादा 37 में से पिछली बार 27 सीटें जेडीएस ने यहीं से जीती थी, लेकिन जेडीएस को इस बार महज 14 सीटें मिली और 13 सीटों का उसको नुकसान हुआ, और निर्दलीय और अन्य को भी यहां पर 2 सीटें मिल गई। तो कुल मिलाकर यह समझा जा सकता है कि किस तरह से इस जगह पर अगर दक्षिण कर्नाटक की बात करें और मध्य कर्नाटक की बात करें तो वहां पर बीजेपी ने भी लूज किया और जेडीएस ने भी लूज किया, और दोनों जगहों पर कांग्रेस ने कंसोलिडेट किया। तो यह आंकड़ा अपने आप में बहुत कुछ बताता है, बहुत कुछ कहता है। लेकिन इस बात को समझने की जरूरत है कि 2023 विधानसभा चुनाव में सबसे कम अंतर से सीटें, कम से कम 14 ऐसे सीटें हैं जहां पर 3000 से भी कम वोटों से जीत मिली है प्रत्याशियों को। इसमें कांग्रेस ने काफी जगहों पर बाजी मारी है। गांधीनगर से कांग्रेस ने बीजेपी को हराया है महज 105 सीटों के अंतर से। श्रृंगेरी से कांग्रेस ने बीजेपी को महज 167 सीटों के अंतर से हराया है। इसी तरह से मलूर में कांग्रेस ने बीजेपी को 248 सीटों के अंतर से हराया है, और इसके साथ ही साथ जयानगर में कांग्रेस ने बीजेपी को 294 वोटों के अंतर से हराया है। चिंचोली में बीजेपी ने कांग्रेस को 858 मतों के अंतर से हराया है, यहां पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है, और जगलूर में कांग्रेस ने बीजेपी को 874 मतों के अंतर से हराया है। तो ये 1000 वोटों से भी कम अंतर वाली सीटें रही हैं, जिसमें 105 मतों के अंतर से गांधीनगर से कांग्रेस ने बीजेपी के प्रत्याशी को हराया, जो कि सबसे कम अंतर वाली सीट रही है। और अगर इसके बाद यह समझने की कोशिश करें कि क्या इसका लोकसभा का जो चुनाव होता है उस पर किस तरह से असर पड़ता है, तो यह भी समझने की जरूरत है। 2019 के लोकसभा में विधानसभा सीटों पर अगर बढ़त की बात करें तो आपको याद होगा कि बीजेपी ने 104 सीटें विधानसभा में जीती थी 2018 में, लेकिन 2019 में जब लोकसभा के चुनाव हुए तो अगर उसके विधानसभा वार उसकी बढ़त देखी जाए तो 170 सीटों पर वो आगे चली गई, यानी कि लगभग 66 सीटों पर उसने और बढ़त बनाई। उसके साथ ही साथ कांग्रेस जो कि 80 सीटों पर जिसने जीत हासिल की थी वो 36 पर सिमट गई, केवल 36 सीटों पर वो आगे रही, और जेडीएस जिसको 37 सीटें मिली थी 2018 में, वो 2019 के लोकसभा चुनाव में 18 सीटों पर आ गई। तो यह समझा जा सकता है कि जो विधानसभा है और लोकसभा है दोनों के चुनाव डिफरेंट हैं, यानी कि अलग मुद्दों के साथ और अलग टेम्परामेंट के साथ लड़े जा रहे हैं। यहां पर बीजेपी ने पिछली बार जीत जरूर दर्ज की थी, लेकिन बीजेपी को और जबरदस्त इजाफा हुआ। अगर हम 2019 के लोकसभा चुनावों की परिणाम की बात करें, 28 सीटें हैं कुल, और 28 में से 25 सीटें बीजेपी ने जीत दर्ज की थी,
और उसके साथ ही साथ कांग्रेस को 1 और जेडीएस को 1, निर्दलीय को 1। तो आप समझ सकते हैं कि जो विधानसभा का चुनाव होता है उसका परिणाम लोकसभा में बिल्कुल उस तरह से रिफ्लेक्ट करे, ये एकदम जरूरी नहीं है। और जो लोकसभा का चुनाव 2019 का हुआ उसके के जरिए इस बात को बहुत आराम से समझा जा सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि यह विधानसभा का चुनाव था, और ये जब बीजेपी कहती है कि हम और ताकत के साथ और मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे और जो 2024 का लोकसभा चुनाव है उसमें हम अच्छा परफॉर्म करेंगे, तो शायद उसके पीछे ये जो आंकड़े हैं वो उसको बल देता होगा। कांग्रेस भी लगातार कह रही है कि अब इस जीत के साथ उसके हौसले बुलंद हैं और 2024 में वो एक बढ़े हुए हौसले के साथ चुनावों में जाएगी। तो ये थे विधानसभा चुनाव 2023 के परिणाम और उसके आंकड़े कर्नाटक के। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, खबरें अभी बाकी हैं। तुझे क्या हुआ है? शादी हो गई ना यार। बट सीरियसली महीने में एक बार तो मिलना चाहिए। हाँ, मेरे बाप की एयरलाइंस है ना। अरे 3 महीने में एक बार तो मिल सकते हैं। करेक्ट, पर कहाँ? इधर मेरे घर। तुझे कोई परमानेंट लैंडलॉर्ड मिल गया क्या? परमानेंट लैंडलेडी। प्रिया ने कहा हर महीने किराया देने से अच्छा है अपनी ईएमआई भरो। तो हम किराएदार से मकान मालिक बन गए। मतलब ये घर तुम लोग का है? सच्ची? बट सीरियसली गाइस, किश्तों से रिश्ता जोड़ो, किराया तो पराया होता है। आसान किश्तों में होम लोन्स। बैंक ऑफ इंडिया, रिश्तों की जमा पूंजी। मकसद हो बुलंद लोकतंत्र की आवाज, जज्बा तमाशे का शोर नहीं, जनहित पर हो जोर, मुद्दा जो तय करता हो देश की दिशा, सवाल वही जिनसे जुड़ा हो जन सरोकार। देखिए 5 की पंचायत मेरे साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 5 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। Indian Maritime University brings you the most prestigious and adventurous career in merchant navy and marine engineering with world-class infrastructure and sprawling campus at 6 locations. It's not just a career but an ocean of opportunities. Indian Maritime University, a central university recognized by Government of India. Admissions open for 2023 to 24. तंदुरुस्ती बहुत चीजों पे डिपेंड करती है, पर खाने के मामले में एक सिंपल फॉर्मूला है। बस यूं समझिए कि प्लस और माइनस का खेल है। देखिए, आटा, चावल, तेल, दूध और नमक खरीदते समय प्लस F के निशान को चुनिए। ये फोर्टिफाइड फूड्स हैं जिनसे आपको संपूर्ण पोषण मिलेगा। और खाने में घी, तेल, नमक और चीनी को कीजिए थोड़ा माइनस, तो प्लस F और थोड़ा कम, है ना सिंपल। ईट राइट, स्टे फिट, तभी इंडिया सुपर हिट। Canara Bank presents Canara Premium Payroll Account. Free term insurance and instant overdraft facility. Avail unique advantages and benefits. Experience the best. Discover a world of banking possibilities with Canara Bank API Banking. You deserve the best. Canara Bank, together we can. स्वागत है आपका ब्रेक के बाद, और बात यूपी के सियासत की। लोकसभा चुनावों से पहले उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव में भाजपा ने ऐतिहासिक प्रदर्शन कर अपनी मजबूत स्थिति का प्रमाण दे दिया है। यूपी के सभी मेयर पदों पर पार्टी के प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की है। वहीं सपा के प्रदर्शन से समर्थकों में निराशा का माहौल है। सपा यूपी में मेयर की रेस में सभी जगह पीछे रही है, जबकि बीएसपी ने इन चुनावों में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई है। 17 नगर निगमों में पहली बार भारतीय जनता पार्टी सभी नगर निगमों में एक साथ पूर्ण बहुमत के साथ विजय प्राप्त करने में सफल हुई है। प्रदेश के अंदर 200 नगर पालिकाएं, जिनमें से 199 में चुनाव संपन्न हुए हैं। 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने 60 नगर पालिकाओं में विजय प्राप्त की थी। इस वर्ष भारतीय जनता पार्टी का ये आंकड़ा विगत वर्ष से यानी 2017 से दोगुने से अधिक सीटें भारतीय जनता पार्टी नगर पालिकाओं में भी प्राप्त कर रही है। लगभग 112 से अधिक नए नगर निकाय गठित हुए थे। कुल मिलाकर के 545 नगर निकायों में यानी नगर पंचायतों में भी चुनाव संपन्न हुए थे, और भारतीय जनता पार्टी इस बार नगर पंचायतों में भी
अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की है। 2017 से 2.5 गुना से अधिक सीटें भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव में इसमें भी सफलता प्राप्त की है। उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव में भाजपा ने तमाम विपक्षी दलों को पटकनी देते हुए प्रचंड जीत दर्ज की है। यूपी नगर निकाय चुनाव के तहत प्रदेश के 17 नगर निगमों, 199 नगर पालिका परिषदों और 544 नगर पंचायतों के लिए 2 चरणों में वोट डाले गए थे। मतदान के बाद भाजपा, सपा, बसपा, कांग्रेस सहित तमाम दल अपनी अपनी जीत की ताल ठोक रहे थे, लेकिन भाजपा ने विपक्ष का सफाया करते हुए निकाय चुनाव के नतीजों को भगवामय कर दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं की मेहनत और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव में भाजपा ने अब तक की सबसे बड़ी विजय प्राप्त की है। योगी ने कहा कि साल 2017 में भाजपा ने 60 नगर पालिकाओं में विजय प्राप्त की थी, लेकिन इस साल भाजपा ने शहरी स्थानीय निकाय चुनाव में 2 गुनी से अधिक सीटें जीती हैं। सरकार और संगठन के बेहतर समन्वय, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सुयोग्य और यशस्वी नेतृत्व और उनके मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश नगर निकाय के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अब तक की सबसे बड़ी विजय प्राप्त की है। ये चीजें दिखाती हैं कि डबल इंजन सरकार ने सुशासन, विकास और सुरक्षा का जो एक बेहतर वातावरण उत्तर प्रदेश के अंदर बनाया है, उसको यह जनादेश प्राप्त हुआ है। वहीं प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधा और कहा कि सपा नेता ने निकाय चुनाव को बाधित करने और चुनाव में पिछड़ों का आरक्षण लागू न होने देने के भरपूर प्रयास किए, लेकिन जनता ने उन्हें मतदान के जरिए संदेश दे दिया है। मैं पहले भी कहता था कि समाजवादी पार्टी के मुखिया श्री अखिलेश यादव जी एक स्क्रिप्ट तैयार करते हैं जब वो जान रहे हैं कि उनकी चुनाव में पराजय है, क्योंकि कोई गुंडागर्दी को स्वीकार नहीं करना चाहता है, सभी लोग सुशासन और विकास का समर्थन कर रहे हैं। तो उन्होंने पहले स्क्रिप्ट ऐसी तैयार की कि इस प्रकार के आरोप लगाएंगे। लेकिन मुझे खुशी है कि समाजवादी पार्टी की सारी साजिश को नगर निकाय चुनाव को होने से रोकने के लिए, नगर निकाय चुनाव में पिछड़ों को आरक्षण देने में बाधा डालने के लिए और फिर नगर निकाय चुनाव सही तरीके से संपन्न ना हो पाए, इस प्रकार की सब कोशिश किया, लेकिन कमल खिल गया। सपा का सूर्य अस्त हो गया, सपा की साइकिल पंचर हो गई, बसपा का भी उत्तर प्रदेश में कहीं अता पता नहीं है और कांग्रेस को कोई पूछने वाला नहीं। भाजपा ने नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत के चेयरमैन से लेकर वार्ड काउंसलर तक समाजवादी पार्टी, बसपा और कांग्रेस को रौंद दिया है। 17 मेयर पदों के चुनाव में भाजपा ने झांसी, अयोध्या, गाजियाबाद, बरेली, गोरखपुर और सहारनपुर में जीत दर्ज की है। झांसी में बिहारी लाल आर्य, अयोध्या में गिरीश पति त्रिपाठी, गाजियाबाद में सुनीता दयाल, बरेली में उमेश गौतम, गोरखपुर में मंगलेश श्रीवास्तव और सहारनपुर में अजय सिंह मेयर चुनाव जीत चुके हैं। कुल मिलाकर भाजपा प्रदेश की सभी 17 मेयर पदों पर आगे है। नगर पालिका अध्यक्ष की 199 सीटों पर हुए चुनाव के नतीजों की बात करें तो अब तक बीजेपी 98, सपा 59, बसपा 19 और कांग्रेस 7 और अन्य दल 16 सीटों पर आगे हैं। नगर पंचायत अध्यक्ष की 544 सीटों पर आए नतीजों की बात करें तो भाजपा 204, सपा 171, बसपा 51, कांग्रेस 44 और अन्य 74 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। निकाय चुनाव असल में कार्यकर्ताओं का चुनाव होता है, जो पार्टियों को लोकसभा और विधानसभा में जिताने में अहम भूमिका अदा करते हैं। निकाय चुनाव में जिस पार्टी का दबदबा होता है, लोकसभा या विधानसभा चुनाव में उसके अच्छे प्रदर्शन की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं। ऐसे में यूपी निकाय चुनाव के नतीजे आगामी लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा के हौसलों को बुलंद करने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए और उसके बाद चुनाव के उपचुनावों की चर्चा करेंगे। Canara Bank presents Canara Premium Payroll Account. Free term insurance and instant overdraft facility. Avail unique advantages and benefits. Experience the best. Discover a world of banking possibilities with Canara Bank API Banking. You deserve the best. Canara Bank, together we can.
Indian Maritime University brings you the most prestigious and adventurous career in merchant navy and marine engineering with world-class infrastructure and sprawling campus at 6 locations. It's not just a career, but an ocean of opportunities. Indian Maritime University, a central university recognized by Government of India. Admissions open for 2023 to 24. आप पूरी तरह स्वस्थ रहना चाहती हैं या कुछ कम? पूरी तरह। तो खरीदते समय पूरी बात देखिए ना, +F का निशान। +F? रोज के खाने में कई पौष्टिक तत्वों की कमी रह ही जाती है, जिसका असर हमारे शरीर, दिमाग और उसकी वजह से पढ़ाई, रोजी रोटी, तरक्की हर चीज पे पड़ता है। आपकी भी। इतना खाता हूँ तब भी कमी? संपूर्ण पोषण की। इसलिए आटा, चावल, नमक, तेल और दूध खरीदते समय प्रोडक्ट पे +F के निशान पे नजर रखिए। इनमें विटामिन और आयरन जैसे तत्व नियमित और बारीक मात्रा में डाले जाते हैं, इसलिए देखने, पकाने के तरीके और स्वाद में कोई फर्क ही नहीं। कोई फर्क ही नहीं है तो डालते ही क्यों है? सिर्फ एक चीज पे बहुत फर्क पड़ता है, सेहत पे। बेटर न्यूट्रिशन फॉर अ बेटर लाइफ। स्टार्ट यूजिंग प्रोडक्ट्स विद +F लोगो फ्रॉम टुडे। Canara Bank presents Canara Premium Payroll Account. Free term insurance and instant overdraft facility. Avail unique advantages and benefits. Experience the best. Discover a world of banking possibilities with Canara Bank API Banking. You deserve the best. Canara Bank, together we can. स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और अब बात उपचुनावों की। मिर्जापुर जिले के 96 विधानसभा उपचुनाव में भाजपा की सहयोगी अपना दल एस ने अपना दबदबा बरकरार रखा। एनडीए गठबंधन की प्रत्याशी रिंकी कोल ने जीत दर्ज की। कांटे की टक्कर में उन्होंने समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी कीर्ति कोल को 9,589 मतों से हराया। रिंकी कोल दिवंगत विधायक राहुल प्रकाश कोल की पत्नी है। चुनाव नतीजे घोषित होते ही भाजपा अपना दल एस के खेमे में खुशी की लहर दौड़ गई। चुनाव परिणाम की बात करें तो भाजपा गठबंधन की रिंकी कोल को 76,176 मत मिले, तो वहीं कीर्ति कोल को 66,587 वोट मिले। तीसरे स्थान पर 2,538 मतों के साथ कांग्रेस प्रत्याशी अजय कुमार रहे, जिनकी जमानत जब्त हो गई। कुल 8 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे थे। सपा प्रत्याशी कीर्ति कोल पूर्व सांसद और विधायक रहे भाई लाल कोल की बेटी हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के रामपुर की स्वार विधानसभा सीट पर भाजपा और अपना दल एस गठबंधन के प्रत्याशी शफीक अहमद अंसारी ने सपा की अनुराधा चौहान को 9,734 वोटों से हरा दिया। अपना दल शफीक अहमद अंसारी को 67,434 वोट मिले, जबकि सपा प्रत्याशी अनुराधा चौहान को 57,710 वोट मिले। इस सीट पर समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में कांटे की टक्कर देखी गई। स्वार सपा नेता आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम खान को एक मामले में सजा होने के बाद रिक्त हुई थी। स्वार सीट पर बसपा और कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार नहीं उतारे थे। रामपुर सदर सीट गंवाने के बाद जिले में स्वार ही सपा और आजम खान का आखिरी गढ़ रह गया था। बीजेपी गठबंधन ने अपना दल एस के शफीक अहमद अंसारी और सपा के अनुराधा चौहान के बीच अंतिम चरण तक कांटे की टक्कर चलती रही और यह गढ़ भी आजम खान का ध्वस्त हो गया। और यूपी उपचुनाव में रामपुर, स्वार और मिर्जापुर सीट से जीत हासिल करने पर केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने अपनी पार्टी अपना दल एस के कार्यकर्ताओं को बधाई दी। साथ ही उन्होंने यूपी में एनडीए को शानदार जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस जीत को समर्पित किया है। हमारे दोनों कॉन्स्टिट्यूएंसी के हमारे मतदाता बंधुओं को बहुत बहुत हृदय से आभार व्यक्त करना चाहती हूँ और साथ में मैं भारतीय जनता पार्टी, अपना दल और निषाद पार्टी के कार्यकर्ताओं का भी अभिनंदन करना चाहती हूँ, उनको भी धन्यवाद देना चाहती हूँ। हमारे कार्यकर्ताओं के अथक परिश्रम के कारण ये संभव हुआ है और सबसे बड़ी बात जो एक आम जनमानस का विश्वास है, भरोसा है माननीय प्रधानमंत्री जी की जन कल्याणकारी नीतियों में, माननीय योगी जी के जन कल्याणकारी कार्यों में, उसके कारण एनडीए गठबंधन को एक बार फिर से इन दोनों उपचुनाव में जीत मिली है। और ओडिशा के झारसुगुड़ा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के उपचुनाव में बीजू जनता दल की दीपाली दास चुनाव जीत गई हैं। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी भाजपा उम्मीदवार टंकाधर त्रिपाठी को 48,721 वोटों से हराया। कांग्रेस उम्मीदवार तरुण पांडे को केवल 4,496 वोट मिले।
इस सीट पर दीपाली के पिता ही विधायक थे। वे राज्य सरकार में स्वास्थ्य मंत्री थे। 29 जनवरी नबकिशोर दास को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई थी। ये जीत झारसुगुड़ा वासी का है। ये जीत उन लोगों के लिए है जो लोग मेरे पापा से बहुत प्यार करते थे। ये जीत माननीय मुख्यमंत्री का है। ये जीत हमारे सारे बीजू जनता दल के कर्मी, सहयोगी और मेरे पापा के साथ जुड़े सारे लोगों का है। ये जीत नवादास का है। जालंधर लोकसभा सीट की बात करें तो यहां हुए उपचुनाव में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी ने जीत दर्ज की है। जालंधर कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। जालंधर की लोकसभा सीट में 9 विधानसभाएं आती हैं। आम आदमी पार्टी के विधानसभा चुनाव में के वक्त जबरदस्त लहर के बावजूद 9 में से वो केवल 4 विधानसभा सीटें जीत पाई थी और 5 सीटें कांग्रेस के पास चली गई थी। वहीं मुख्यमंत्री भगवंत मान ने जालंधर सीट पर जीत को अपनी सरकार की नीतियों की जीत बताया है। ये ईमानदारी का फतवा हमें दिया। जालंधर के लगभग 8.5 लाख से ज़्यादा लोगों ने वोट किया और हम उनकी आशों उम्मीदों पर पूरा उतरने की कोशिश करेंगे और हमारी जिम्मेदारी, इसको हम जिम्मेदारी समझते हैं कि हम जालंधर के लोगों की उम्मीदों पर पूरा उतर सकें। और रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। Canara Bank presents Canara Premium Payroll Account. Free term insurance and instant overdraft facility. Avail unique advantages and benefits. Experience the best. Discover a world of banking possibilities with Canara Bank API Banking. You deserve the best. Canara Bank, together we can. भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय मर्चेंट नेवी और मरीन इंजीनियरिंग में उज्जवल करियर बनाने का एक सुनहरा मौका। 6 स्थानों पर आधुनिक परिसर, विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर। ये सिर्फ एक करियर नहीं, ये अवसरों का सागर है। भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय भारत सरकार के अधीन वर्ष 2023-24 के लिए प्रवेश आमंत्रित हैं। आपकी जिंदगी में कौन जीतता है, दिल या दिमाग? दिमाग समझा रहा है घी तेल कम खाओ, तंदुरुस्त रहोगे, पर दिल ललचा रहा है। अंकल जी रोज पराठे दबाते हैं, कुछ नहीं हुआ। दिमाग बनाता है। कल को ऐसी बीमारियां हो गई कुछ खा ही ना पाओ तो क्या फायदा? इसलिए आधे लड्डू से काम चलाओ। पर दिल जिद करता है, खाऊंगा तो पूरा ही। इसलिए सोचिए आपकी जिंदगी में हर दिन कौन जीतता है, क्योंकि तंदुरुस्ती दिल से ज्यादा दिमाग का खेल है। आज से ही खाने में चीनी, नमक और तेल कम कीजिए। उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक, देश हो या दुनिया की खबर है तो पड़ताल जरूरी है। देखिए हमारे साथ मेरे पीछे भारत की सबसे एजेंडा भारत का है और किस तरह से एक नई इस वक्त लोगों को अगर स्वरोजगार से आपने तो इसमें सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। Canara Bank presents Canara Premium Payroll Account. Free term insurance and instant overdraft facility. Avail unique advantages and benefits. Experience the best. Discover a world of banking possibilities with Canara Bank API Banking. You deserve the best. Canara Bank, together we can. स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। कैंसर के इलाज के अत्याधुनिक तकनीक की अब बात करते हैं। कैंसर के इलाज में किसी भी रेडिएशन थेरेपी की तकनीक का लक्ष्य होता है कि मरीज को सिर्फ जरूरत के हिसाब से ही लक्ष्य आधारित डोज मिले और इसका कम से कम साइड इफेक्ट हो, खासकर तब जब बच्चों और युवाओं के इलाज की बात हो। भारत में पहली बार नवी मुंबई के खारघर के टाटा मेमोरियल सेंटर में प्रोटॉन बीम थेरेपी शुरू की जा रही है। गुरुवार को प्रधानमंत्री ने इस केंद्र का उद्घाटन किया। देश में पब्लिक सेटअप में प्रोटॉन बीम थेरेपी की पहली सुविधा है। ये कैंसर इलाज की इस अत्याधुनिक तकनीक में स्वस्थ सेल्स पर असर नहीं पड़ता है। कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से निपटने में अब स्वदेशी तकनीक से तैयार प्रोटॉन थेरेपी बेहद कारगर साबित होने जा रही है। भारत में पहली बार नवी मुंबई के खारघर के टाटा मेमोरियल सेंटर में प्रोटॉन थेरेपी शुरू की जा रही है, जो बेहद ही आधुनिक है। आमतौर पर कैंसर मरीज को
कीमो के इलाज में पीड़ा से गुजरना पड़ता है। रेडियोथेरेपी में भी मरीज की त्वचा के साथ साथ हड्डी, ब्रेन, दिल और आंख को भी नुकसान पहुंचता है, जबकि प्रोटॉन थेरेपी इन सभी दुष्प्रभावों से मुक्त है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि प्रोटॉन थेरेपी का फ़ायदा जब हम कन्वेंशनल जो स्टैंडर्ड रेडियोथेरेपी से करते हैं, तो इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जो हम ट्यूमर को रेडिएट करते हैं कैंसर सेल्स को किल करने के लिए, इसमें प्रोटॉन थेरेपी के थ्रू जो सराउंडिंग नॉर्मल टिश्यूज़ हैं जहाँ कोई ट्यूमर नहीं है, उनको हम सबसे बढ़िया तरीके से बचा सकते हैं। प्रोटॉन थेरेपी का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा बच्चों का ट्रीटमेंट में, उनमें साइड इफ़ेक्ट्स कम करने में। बच्चों के सिवाय बाकी और भी जगह हैं जहाँ पे प्रोटॉन थेरेपी का बहुत ज़्यादा फायदा है। प्रोटॉन थेरेपी दुनिया की सबसे उन्नत विकिरण चिकित्सा उपचार सुविधा मानी जाती है। प्रोटॉन थेरेपी प्रोटॉन बीम के जरिए काम करती है। प्रोटॉन बीम को मरीज के कैंसर वाली जगह पर भेजा जाता है और कैंसर को खत्म किया जाता है। खास बात यह है कि प्रोटॉन थेरेपी मशीन 360 डिग्री पर घूम सकती है और अलग अलग एंगल से बॉडी में कैंसर पर हमला कर सकती है, जिसकी वजह से बाहर बॉडी पर उसका अधिक असर नहीं पड़ता। साथ ही ये सुविधा गरीबों को निशुल्क दी जाएगी। निशुल्क सुविधा के लिए प्रोटॉन थेरेपी सेंटर में अलग से रूम दिया गया है। और अगर आप प्राइस कंपैरिजन करें, अगर मैंने एक पेशेंट को आज अमेरिका में भेजा और वहाँ अगर मैंने एक पेशेंट का ट्रीटमेंट किया, उसका कॉस्ट अभी करीब 150 to 200,000 US डॉलर्स होता है एक पेशेंट के ट्रीटमेंट के लिए। हमारे जो 1000 पेशेंट हम ट्रीट करेंगे साल का, उसमें से करीब 40 से 50% पेशेंट्स हम लोग कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे। एंड स्पेशली इसमें इम्पोर्टेंस हम देंगे जो चिल्ड्रन हैं। सो हमारा ये एफर्ट होगा कि करीब 40 to 50% ऑफ पेशेंट्स हम लोग कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे। पूरी दुनिया में प्रोटॉन थेरेपी केंद्र सिर्फ 20 देशों में उपलब्ध हैं। दुनिया भर में इसके 88 केंद्र हैं, जिनमें से भारत में पहला केंद्र नवी मुंबई में बनाया गया है। इस प्रोटॉन थेरेपी मशीन से ऐसे कैंसर को भी ठीक किया जा सकता है जो बाकियों में मुमकिन नहीं है। खास बात यह है कि इस मशीन में 20% उपकरण स्वदेशी हैं और इसे भारत में ही बनाया गया है। इसके आने से हर साल 1000 कैंसर मरीजों का इलाज प्रोटॉन थेरेपी से हो सकेगा। जल्द ही प्रोटॉन थेरेपी मशीन एम्स झज्जर में भी लगेगी। देश भर में हर साल 50,000 बच्चे कैंसर से पीड़ित होते हैं। ऐसे मरीजों का इलाज इस तकनीक से मुमकिन हो सकेगा। आने वाले दिनों में भारत न केवल अपनी जरूरतों को पूरा करेगा, बल्कि दूसरे देशों में इस तकनीक को निर्यात भी कर सकेगा। मुंबई से शिशिर सेलार के साथ नितेंद्र सिंह, डीडी न्यूज, दिल्ली। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि प्रौद्योगिकी सूचना प्रदान कर सकती है, लेकिन सही दृष्टिकोण नहीं। बदलते समय और चुनौतियों के साथ शिक्षक की भूमिका भी बदल रही है। पीएम मोदी ने कहा कि बदलते समय के साथ शिक्षकों के सामने छात्रों की बढ़ती जिज्ञासा को शांत करना और स्वयं को नवीनतम ज्ञान से अवगत रखना बड़ी चुनौती है। देश अमृतकाल में विकसित भारत के संकल्प की ओर लगातार बढ़ रहा है। आज भारत 21वीं सदी में आवश्यकताओं के अनुरूप नई व्यवस्थाएं बना रहा है। सीखने के सभी तरीकों और नई टेक्नोलॉजी को अपनाने में शिक्षक की भूमिका सबसे ऊपर है। पीएम मोदी का सुझाव कि सभी शिक्षक नई सूचनाओं से रहें अपडेट। छात्रों के पास इंफॉर्मेशन के अलग अलग स्रोत हैं। इसने भी शिक्षकों के सामने खुद को अपडेट रखने की चुनौती पेश की। इस चुनौतियों को एक टीचर कैसे हल करता है, इस पर हमारी शिक्षा व्यवस्था का भविष्य निर्भर करता है। और सबसे अच्छा तरीका ये है कि इन चुनौतियों को पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ के अवसर के तौर पर देखा जाए। ये चुनौतियां हमें लर्न, अनलर्न
और रीलर्न करने का मौका देती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति पुरानी गैर जरूरी शिक्षा प्रणाली का स्थान ले रही है, जो छात्रों को केवल किताबी ज्ञान तक सीमित रखती थी। नई नीति व्यवहारिक समझ पर आधारित है। वर्तमान सरकार ने क्षेत्रीय भाषाओं में शिक्षण की शुरुआत करके परिदृश्य को बदल दिया है। सरकार क्षेत्रीय भाषाओं में शिक्षा पर जोर दे रही है, जिससे शिक्षकों के जीवन में भी सुधार होगा। सरकार का फोकस है कि ऐसा वातावरण बनाया जाए जिसमें लोग शिक्षक बनने के लिए स्वतः आगे आए। व्यवसाय के रूप में शिक्षक की स्थिति को आकर्षक बनाने की आवश्यकता पर सरकार ने बल दिया है। माननीय वड़ा प्रधान श्री का जो भी संबोधन था, जो उनके मुद्दे थे छात्रों के बारे में, शिक्षा के बारे में, शिक्षा ये नौकरी नहीं है, ये राष्ट्र को निर्माण करने की जवाबदारी है। वो सभी बातों को हमने आज समापन वक्त पे सभी टीचरों को बोला है। प्रधानमंत्री जी ने पूर्व छात्र और ग्रामवासियों को जोड़कर जन्मदिन मनाने की अपील करी है, जिससे कि एक सामंजस्य बने और देश के अंदर प्रत्येक विद्यालय स्थापित होना चाहिए, ये उन्होंने अपील की है। कोई भी बच्चा भूखा न रहे, इसके लिए पूरा समाज एक साथ आ रहा है। पीएम ने मिड डे मील के दौरान गांव के बुजुर्गों को आमंत्रित करने का सुझाव दिया। इससे बच्चों में परंपराएं विकसित होंगी और वे संवाद का अनुभव प्राप्त कर सकेंगे। फिटनेस, स्वास्थ्य और स्वच्छता की आदतों को विकसित करना भी बच्चों में बेहद जरूरी है। एक बहुत अहम विषय फिटनेस और स्वास्थ्य का भी, हाइजीन का भी, ये सब विषय आपस से जुड़े हुए हैं। बहुत बार मैं देखता हूं कि बच्चों का जीवन इतना शिथिल हो गया है कि पूरा पूरा दिन निकल जाता है, कोई शारीरिक एक्टिविटी नहीं होती है, या तो डिजिटली मोबाइल पे बैठा है या टीवी के सामने बैठा है। मैं कभी कभी स्कूलों में जाता था तो बच्चों को पूछता था, अच्छा भाई कितने बच्चे हैं जिनको दिन में 4 बार पसीना होता है, बताइए। बहुत बच्चों को तो मालूम ही नहीं पसीना क्या होता है। बच्चों को पसीना नहीं आता क्योंकि उनको खेलने का कोई रूटीन ही नहीं है। ऐसे में उनका सर्वांगीण विकास कैसे होगा? आप सभी जानते हैं सरकार बच्चों के पोषण पर कितना फोकस कर रही है। शिक्षकों का एक छोटा सा बदलाव युवा छात्रों के जीवन में बड़े बदलाव ला सकता है। सभी शिक्षक भारतीय परंपराओं को विकसित करने के लिए प्रेरित हुए हैं। शिक्षकों पर है विकसित भारत के सपनों को साकार करने का सबसे बड़ा दायित्व। और यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। Canara Bank presents Canara Premium Payroll Account. Free term insurance and instant overdraft facility. Avail unique advantages and benefits. Experience the best. Discover a world of banking possibilities with Canara Bank API Banking. You deserve the best. Canara Bank, together we can. भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय मर्चेंट नेवी और मरीन इंजीनियरिंग में उज्जवल करियर बनाने का एक सुनहरा मौका। 6 स्थानों पर आधुनिक परिसर, विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर। ये सिर्फ एक करियर नहीं, ये अवसरों का सागर है। भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय भारत सरकार के अधीन वर्ष 2023-24 के लिए प्रवेश आमंत्रित हैं। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री स्मृति ईरानी ने आज हज यात्रियों की सहायता के लिए चयनित 468 कर्मियों के 2 दिन के प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इन कर्मियों को इस वर्ष हज पर जाने वाले 2.25 लाख यात्रियों को चिकित्सा और प्रशासनिक सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस मौके पर स्मृति ईरानी ने हज यात्रियों के लिए हज गाइड भी जारी की। उन्होंने कहा कि पहले हर बार एक ही डेपुटेशन हज यात्रा पर जाती थी, लेकिन इस बार हमने कोशिश की है कि नए लोगों को भेजा जाए। अक्सर ये देखा गया है कि जब डेपुटेशनिस्ट जाते हैं तो विशेषतः रिपीट डेपुटेशनिस्ट जाते हैं। हमने कोशिश की कि आज तक जिसको जिम्मेदारी नहीं मिली उसको पहली बार ऐसे व्यक्ति को जिम्मेदारी मिले। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री ने जानकारी दी कि इस वर्ष 4300 से अधिक महिलाएं मरहम के बगैर हज यात्रा पर जाएंगी, जो अब तक की सबसे बड़ी संख्या है। उन्होंने कहा कि सरकार भारतीय नागरिकों की हज यात्रा की लागत को कम करने पर ध्यान दे रही है।
हम इस बात को और इस जज्बे को समझते हैं कि एक महिला का बिना महरम के जाना अपने आप में एक निजी निर्णय है। चंद महिलाएं पहले जाती थी। दिस ईयर द लार्जेस्ट कंटिंजेंट एवर इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया ऑफ women without mahram are going to Hajj. 4,314 women are going only for this year's Hajj, which makes your responsibility even more special. और इंफ्रास्ट्रक्चर मंत्रालय के साथ साझेदारी में नीदरलैंड के शहर हेग में भारतीय दूतावास और जल प्रबंधन और नीदरलैंड सरकार ने G20 बीच क्लीनअप का आयोजन किया। द हेग में समुद्र तट सफाई अभियान, समुद्री कचरे की समस्या पर ध्यान देने और महासागरों में सतत विकास की दिशा में मिलकर काम करने की आवश्यकता पर भारत के वैश्विक पहल का हिस्सा है। नीदरलैंड में भारत के राजदूत रीनत संधू ने इसके पीछे के उद्देश्य पर प्रकाश डाला। भारत के G20 प्रेसिडेंसी की थीम एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य है। यह भारत के G20 प्रेसिडेंसी के तहत फोकस क्षेत्रों में से एक है। नीदरलैंड सरकार का प्रतिनिधित्व डच मिनिस्ट्री ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड वाटर मैनेजमेंट में अफवे वैन रीजन महानिदेशक और उप पर्यावरण मंत्री द्वारा किया गया। और रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। Canara Bank presents Canara Premium Payroll Account. Free term insurance and instant overdraft facility. Avail unique advantages and benefits. Experience the best. Discover a world of banking possibilities with Canara Bank API Banking. You deserve the best. Canara Bank, together we can. चक्रवाती तूफान मोका बांग्लादेश और म्यांमार की सीमा की तरफ बढ़ रहा है। बांग्लादेश के दक्षिण पूर्वी तटीय इलाके कॉक्स बाजार में यह रविवार सुबह टकराएगा। इसके चलते बांग्लादेश के कॉक्स बाजार एयरपोर्ट की सेवाओं को शनिवार सुबह से रविवार शाम तक के लिए बंद कर दिया गया है। इसके साथ ही बांग्लादेश की नेशनल यूनिवर्सिटी और 5 बोर्ड की परीक्षाओं को भी अभी के लिए टाल दिया गया है। बांग्लादेश के मौसम विज्ञान विभाग ने शनिवार के बुलेटिन में कॉक्स बाजार और चट्टोग्राम के बंदरगाहों को भी ग्रेट डेंजर सिग्नल नंबर 8 जारी रखने को कहा है। बांग्लादेश मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक आज सुबह तक चक्रवात मोका चट्टोग्राम बंदरगाह से 815 किलोमीटर और कॉक्स बाजार से करीब 745 किलोमीटर दूर था। और मोका को देखते हुए पश्चिम बंगाल में भी आपात स्थिति की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की काकद्वीप क्षेत्र से ग्रामीण इलाकों में दौरा कर लोगों को एहतियात बरतने के लिए जागरूक किया गया। द्वारा और सिविल अवेयरनेस प्रोग्राम द्वारा लोगों को, गांव वालों को पता दिया जा रहा, जो कि मछुआरे हैं वो नदी में और समुद्र में मछली पकड़ने के लिए और गांव वाले रिवर में ना चाहिए, क्योंकि साइक्लोन इतना इफेक्ट में पानी का लेवल बढ़ सकता है, इसलिए वो कोई इफेक्ट डाल सकते हैं इनके ऊपर, इसलिए इनको प्रिकॉशन लेने के लिए अवेयरनेस कर रहे हैं मैम। वेस्ट बंगाल में टोटल 8 टीम डिप्लॉयड है मैम। उसमें एक टीम है हमारा ब्लॉक काकद्वीप में है। टोटल मेरे साथ 25 रेस्क्यूअर्स साथ है मैम। और रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। Canara Bank presents Canara Premium Payroll Account. Free term insurance and instant overdraft facility. Avail unique advantages and benefits. Experience the best. Discover a world of banking possibilities with Canara Bank API Banking. You deserve the best. Canara Bank, together we can. Indian Maritime University brings you the most prestigious and adventurous career in merchant navy and marine engineering with world-class infrastructure and sprawling campus at 6 locations. It's not just a career, but an ocean of opportunities. Indian Maritime University, a central university recognized by Government of India. Admissions open for 2023 to 24. Canara Bank presents Canara Premium Payroll Account. Free term insurance and instant overdraft facility. Avail unique advantages and benefits. Experience the best. Discover a world of banking possibilities with Canara Bank API Banking. You deserve the best. Canara Bank, together we can. ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और अब नजर डालते हैं देश की कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर फटाफट अंदाज में। एससीओ के सदस्य देशों के बीच
आईसीटी के विकास के लिए मंत्रियों की आज बैठक हुई। बैठक में सर्वसम्मति से सदस्य देशों में डिजिटल प्रौद्योगिकियों के विकास के लिए डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे को विकसित करने के भारत के प्रस्ताव को अपनाया गया। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बैठक में शामिल होने के बाद बताया कि ये डीपीआई प्रतिस्पर्धा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है और ये सुनिश्चित करता है कि प्रौद्योगिकी का लोकतंत्रीकरण किया जाए। जम्मू और कश्मीर के कुपवाड़ा में पुलिस और सेना के संयुक्त अभियान में 8 किलो हेरोइन और 5 लाख रुपए नकद बरामद किए गए। कुपवाड़ा पुलिस को इस कार्रवाई के जरिए एक बड़ी कामयाबी मिली है। कुपवाड़ा पुलिस ने कहा कि आगे की जांच की जा रही है। कुपवाड़ा पुलिस ने बताया कि 4 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है जो अंतर्राज्यीय नार्को टेरर मॉड्यूल चलाने में शामिल थे। ये एक इंटरस्टेट जो नार्कोटिक स्मगलिंग मॉड्यूल है उसको बस्ट किया गया है, जिसमें 8 पैकेट्स जो है वो अपेरेंटली लगते हैं कि वो हीरोइन के हैं और उसके अलावा 5 लाख कैश जो है वो जब्त किया गया है। जो 8 पैकेट्स की जो वेट जो बनता है वो 8 केजी के आसपास बना है। अभी तक इसमें 4 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और बाकी मज़ीद गिरफ्तारियां या मज़ीद रिकवरीज होने के भी इस इन्वेस्टिगेशन के, क्योंकि इब्तदाई मरहले में और भी चांसेस हैं इस तफ्तीश में, और बाकी जो डिटेल्स हैं वो जैसे ही तफ्तीश आगे बढ़ेगी मैं आपसे शेयर करूँगा। पूर्व कप्तान सचिन तेंदुलकर ने मुंबई क्राइम ब्रांच में इंटरनेट पर चल रहे फेक विज्ञापनों में उनका नाम, फोटो और आवाज का इस्तेमाल होने को लेकर मामला दर्ज कराया है। तेंदुलकर की ओर से दर्ज मामले में कहा गया है कि उनके नाम, इमेज और आवाज का इस्तेमाल करके लोगों से ठगी की जा रही है। केरल में एनसीबी और भारतीय नौसेना ने संयुक्त अभियान चलाते हुए 12,000 करोड़ की ड्रग्स पकड़ी है। रेड के दौरान 2,500 किलो मेथाम्फेटामाइन ड्रग्स बरामद हुई है। ये पहली बार है जब भारत में मेथाम्फेटामाइन ड्रग्स की इतनी बड़ी खेप मिली है। नौसेना ने खेप के साथ एक संदिग्ध पाकिस्तानी नागरिक को हिरासत में लिया है, जिससे पूछताछ की जा रही है। जम्मू और कश्मीर के उरी सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल पर आज सुबह सेना ने आतंकवादियों की घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया। इस दौरान आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच गोलीबारी भी हुई। सेना के मुताबिक इस दौरान पाकिस्तान आर्मी ने एलओसी के नजदीक एक क्वाडकॉप्टर उड़ाकर आतंकवादियों की मदद करने की कोशिश की, जिसके जवाब में भारतीय सेना ने उस पर गोलीबारी कर उसे वापस लौटने को मजबूर कर दिया और आतंकवादियों की घुसपैठ को नाकाम कर दिया। और अब खबर क्रिकेट के मैदान से, बात आईपीएल की। आईपीएल में शनिवार को हैदराबाद में खेले गए मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 7 विकेट से हराकर आईपीएल टेबल में चौथे स्थान पर वापसी की। मैच में हैदराबाद ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया। हैदराबाद ने निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट पर 182 रन बनाए, जिसके जवाब में लखनऊ की टीम ने लक्ष्य को 19.2 ओवर में 3 विकेट खोकर 185 रन बनाकर हासिल कर लिया। लखनऊ की ओर से प्रेरक मांकड़ ने 45 गेंद पर 64 रन की आतिशी पारी खेली, जबकि मार्कस स्टोनोइस ने 40 और निकोलस पूरन ने 13 गेंद पर 44 रन बनाए। और रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे, कहीं मत जाइएगा। Canara Bank presents Canara Premium Payroll Account. Free term insurance and instant overdraft facility. Avail unique advantages and benefits. Experience the best. Discover a world of banking possibilities with Canara Bank API Banking. You deserve the best. Canara Bank, together we can. गुमनाम नायकों की कहानियों को समेटकर हम हाजिर हैं। केरल की मार्शल आर्ट कलरीपयट्ट को सहेजने वाले एसआरडी प्रसाद, बतौर क्रिकेट कोच देश को दिग्गज अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी देने वाले कोच गुरचरण सिंह, मणिपुर की मार्शल आर्ट थांगताज के संरक्षक के.एस. शर्मा, पशु चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में पहचान बनाने वाले डॉक्टर महेंद्र पाल, भौतिकी के क्षेत्र के उत्कृष्ट वैज्ञानिक प्रोफेसर दीपक धर, और अब खेल जगत से जुड़ी तमाम खबरों को जानने के लिए आइए देखते हैं स्पोर्ट्स रैप।
बाकू में चल रही आईएसएसएफ निशानेबाजी विश्व कप में भारतीय महिला निशानेबाज रिदम सांगवान ने 25 मीटर पिस्टल इवेंट के क्वालिफिकेशन राउंड में 595 अंक हासिल किया, जो कि विश्व कप के इस वर्ग में क्वालिफिकेशन में अब तक का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन है। डैरेन सैमी को वेस्टइंडीज की वनडे और T20 टीम का कोच नियुक्त किया गया है, जबकि आंद्रे कोहली को टेस्ट टीम का कोच बनाया गया है। सैमी ने वेस्टइंडीज के कप्तान रहते हुए T20 विश्व कप जीता है। सैमी को CPL और PSL में कोचिंग का अनुभव है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में वह पहली बार बतौर कोच काम करेंगे। 21 जून से होने वाली ग्लोबल चेस लीग को लेकर 5 बार के विश्व चैंपियन शतरंज के दिग्गज खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद बेहद उत्साहित हैं। आनंद ने कहा कि देश ने शतरंज के खेल में एक नया मुकाम हासिल किया है। आनंद ने कहा कि देश में शतरंज के खेल का तेजी से विस्तार हो रहा है, जिसका नतीजा है कि कई युवा खिलाड़ी इस खेल में उभर कर सामने आए हैं, जिन्होंने विश्व स्तर पर देश का नाम रोशन किया है। बेल्जियम के मिडफील्डर एक्सेल विट्सेल ने बेल्जियम की राष्ट्रीय फुटबॉल टीम से संन्यास ले लिया है। एक्सेल 15 साल से ज्यादा समय बेल्जियम टीम का हिस्सा रहे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाते रहे। उन्होंने बेल्जियम के लिए 130 मैचों में हिस्सा लिया। साल 2018 के फुटबॉल विश्व कप में बेल्जियम की टीम तीसरे स्थान पर आई थी और एक्सेल उस टीम का भी हिस्सा थे। नोवाक जोकोविच ने इटालियन ओपन के खिताब को अपना बनाने के लिए दमदार शुरुआत की है। नोवाक ने टॉमस मार्टिन एचवेरी को 7-6, 6-2 के सीधे सेट में शिकस्त देकर अगले दौर में जगह बना ली है। जोकोविच का इरादा 7वीं बार इटालियन कप का खिताब अपना बनाने का है। गौरतलब है कि जोकोविच ने अनफिट होने के चलते मैड्रिड ओपन से नाम वापस ले लिया था। वहीं नॉर्वे के कैस्पर रूड भी अगले दौर में पहुंचने में सफल रहे हैं। रूड ने फ्रांस के आर्थर रिंडोरनिक को 6-4, 6-3 से मात देकर अगले दौर में खुद को पहुंचाया। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। तो न्यूज नाइट के इस अंक में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।